गुड मॉर्निंग। मैं वंदना गोविल, सह आचार्य भूगोल विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद से। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की फिजिकल ज्योग्राफी में पेपर प्रथम में पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम किस तरह से ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली प्रवाह प्रणाली है जो धरातल पर विशेष रूप से भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। तो जेट स्ट्रीम धरातल से 6000 मीटर से 12000 मीटर की ऊंचाई के मध्य दोनों गोलार्धों के चारों ओर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ध्रुवों के बीच 7.5 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य वर्ष भर चलने वाली पवनों को कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बमवर्षक विमान चालकों को इसका अनुभव हुआ। जब अमेरिकी विमान चालक B-29 बमवर्षक विमानों के साथ जापान की ओर उड़ान भरते थे तो उन्हें ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली इन तीव्र वायुधाराओं का सामना करना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप उनकी गति कम हो जाती थी और कभी कभी तो विमानों को आगे बढ़ना भी कठिन हो जाता था। किंतु जब वे अमेरिका की ओर से वापसी उड़ान भरते थे तो उनकी गति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती थी। अतः ऋतु वैज्ञानिकों का ध्यान इन धाराओं की ओर गया, जिसके फलस्वरूप इन तीव्र पवन धाराओं का पता लगा और इन्हें जेट स्ट्रीम नाम से पुकारा जाने लगा। ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली इन पवनों को रॉसबी वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि सीसी रॉसबी ने ही सर्वप्रथम इन हवाओं के विकास के संबंध में गणितीय सूत्रों का प्रतिपादन किया था। वस्तुतः जेट स्ट्रीम अधोमंडल में चलने वाली, अधोमंडल यानी शोभमंडल में चलने वाली संकीर्ण एवं प्रबल वेग से चलने वाली वायुधाराओं को कहा जाता है। इन हवाओं में एक संकीर्ण पेटी में ही जेट के समान वायु का वेग अधिक होता है, जबकि दोनों किनारों की ओर वायुमंडल अपेक्षाकृत शांत रहता है। रॉसबी के अनुसार इन वायुधाराओं की गतिज ऊर्जा प्रचंड वायुवेग की एक ऐसी सक्रिय पट्टी में संकेंद्रित होती है जिसके चारों ओर का वायुमंडल अपेक्षाकृत शांत रहता है। त्रिवार्थन ने जेट स्ट्रीम को ऊपरी वायुमंडल में विद्यमान 320 किलोमीटर से 480 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रचंड वेग से प्रवाहित होने वाली हवा की एक सक्रिय पट्टी बताया है। उन्होंने जेट स्ट्रीम को पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली एक विशाल पवन धारा माना है। इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है और ये माना जाता है साधारणतः कि इनकी उत्पत्ति ध्रुवीय तथा विषुवत रेखीय सीमांत से संबंधित है। जेट स्ट्रीम की स्थिति धरातल से 6000 मीटर से 9000 मीटर की ऊंचाई पर दोनों ही गोलार्धों में पछुआ पवन हवाओं की पेटी के ऊपरी भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर ये चला करती हैं। इन पवनों की उत्तरी सीमा शोभ सीमा है, यानी ट्रोपोपॉज है। अतः विषुवत रेखा के निकट इनकी ऊंचाई 17 किलोमीटर और उच्च अक्षांश यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर 9 किलोमीटर रहती है। धरातलीय वायु पेटियों की तरह ही इन ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पवनें भी स्थानांतरित होती रहती हैं। शीत ऋतु में इनकी स्थिति भूमध्य रेखा के अधिक निकट हो जाती है और ये 20 डिग्री अक्षांशों के समीप तक प्रवाहित होने लगती हैं, जबकि ग्रीष्म काल में ये अधिक उत्तर की ओर यानी इनका विस्तार 35 या 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों के बीच हो जाता है। इन हवाओं की गति भी ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होती है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में इनकी गति दुगनी हो जाती है। ऋतु वैज्ञानिकों के अनुसार इन पवनों की गति इनकी दिशा से अधिक परिवर्तनशील है। इनके विभिन्न भागों में भी इनकी गति अलग अलग होती है। इसके मध्य में इनकी गति अधिकतम होती है। शीत ऋतु में इस भाग में हवा की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में इनकी गति केवल 24 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। इनका औसत वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। इसके अतिरिक्त इनके प्रवाह मार्ग के भिन्न भिन्न भागों पर भी इनकी गति अलग अलग होती है। इनकी सर्वाधिक गति एशियाई तट पर, पूर्वी संयुक्त राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर और उत्तरी अफ्रीका व हिंद महासागर के बीच स्थित क्षेत्र पर होती है। इसी प्रकार शोभ सीमा के निकट
इन हवाओं का वेग अधिकतम होता है, किंतु इनके मध्य भाग से दोनों ओर पवनों के वेग में तीव्र गति से गिरावट आती है। ऊपरी वायुमंडल में इसका प्रवाह मार्ग भी निश्चित नहीं है। कभी कभी जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा के परे समताप मंडल में भी प्रवेश कर जाती हैं। समताप मंडल जलवाष्प के अभाव में शुष्क व मेघ रहित होता है, किंतु इन हवाओं के द्वारा इसकी निचली सीमा भंग हो जाती है तथा वहाँ पर जलवाष्प पहुँच जाते हैं और इसके फलस्वरूप समताप मंडल के निचले भागों में कभी कभी पक्षाप मेघों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार कभी कभी नीचे की ओर धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी इनका विस्तार दिखाई देता है। सामान्यतः ये हवाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर चलती हैं, किंतु कभी कभी इनमें लंबवत तरंगे भी उत्पन्न होती हैं और इनकी समताप रेखाएं अत्यधिक सर्पिलाकार होती हैं। यानी जेट स्ट्रीम सीधे न चलकर सर्पिलाकार रूप में चलती हैं या हम कहें कि मेंडरिंग रूप में चलती हैं। इन पवनों पर धरातलीय उच्चावच यानी ऊंचे उठे पर्वतीय भागों का प्रभाव भी पड़ता है और इनके घर्षण के कारण इन हवाओं के प्रवाह में व्यवधान भी होता है। जेट स्ट्रीम के प्रकार। अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम को 5 प्रकारों में बांटा गया है। ध्रुवीय वाताग्र जनित जेट स्ट्रीम, इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के मिलन क्षेत्र यानी 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है। 2 विपरीत वायु राशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं, परंतु ये बहुत अधिक अनियमित होती हैं। दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति। धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के उत्तर में यानी हैडले सेल की ध्रुवीय सीमा के पास ऊपरी क्षोभ मंडल में होती है, अर्थात 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर, और इसका प्रवाह मार्ग भी पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है तथा ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में ये बहुत अधिक अनियमित होती है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसका विभाग धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर क्षोभ मंडल में भारत और अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्मकाल में होता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के उष्मन यानी हीटिंग से भी है तथा भारतीय मानसून में इसका पर्याप्त महत्व है। चौथा, हम कह सकते हैं ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम, समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपर अर्थात समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में शीत ध्रुव के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता यानी स्टीप थर्मल ग्रेडियंट के कारण शीतकाल में होता है, जिस समय प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण होता है, परंतु ग्रीष्मकाल में इनकी गति कम हो जाती है और दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। फिफ्थ, हम कह सकते हैं इसमें स्थानीय जेट स्ट्रीम का विभाग स्थानीय तापीय एवं गतीय दशाओं के कारण कुछ खास स्थानों में होता है और इसका महत्व मात्र स्थानीय होता है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम का जो महत्व है, जेट स्ट्रीम का महत्व हम कह सकते हैं कि इस जेट स्ट्रीम स्थानीय एवं प्रादेशिक मौसम पर इसका प्रभाव पड़ता है, यद्यपि जेट स्ट्रीम के व्यवहार के विषय में अभी तक बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता और जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध होता है। जब धरातलीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के ऊपर उच्च तलीय यानी उच्च वायुमंडलीय यानी क्षोभ मंडलीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल और तूफानी हो जाते हैं और सामान्य से अधिक वर्षा प्रदान करते हैं। दूसरा, जेट स्ट्रीम के कारण धरातलीय यानी निम्न तलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन होने से स्थानीय मौसम में बहुत अधिक उतार चढ़ाव यानी बाढ़ और सूखे की स्थिति भी बनती है। जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में क्षैतिज अभिसरण कन्वर्जेंस और अपसरण डाइवर्जेंस होने लगता है। ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण और अपसरण होने से उच्च तलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है।
जेट स्ट्रीम में वायु का लंबवत संचरण दो रूपों में होता है। चक्रवातों में हवा ऊपर उठती है और प्रतिचक्रवातीय प्रणाली में हवा नीचे बैठती है। इस तरह उच्च तलीय हवा में ऊपरमुखी और अधोमुखी संचरण होने से क्षोभमंडल एवं समताप मंडल में हवाओं में तेजी से मिश्रण होता है, जिसके कारण मानव जनित प्रदूषकों का क्षोभ मंडल से समताप मंडल में परिवहन हो जाता है। उदाहरण के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परिवहन जब समताप मंडल के निचले भाग में होता है तो ओजोन का विनाश प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिणी एशिया की मानसून पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वास्तव में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जेट स्ट्रीम से प्रभावित होती है। तो जेट स्ट्रीम का मौसम पे पड़ने वाला ये जो प्रभाव था, हमने देखा कि किस तरह से जेट स्ट्रीम जो है ऊपरी वायुमंडल में समताप मंडल तक के मौसम को प्रभावित करती है, और जब कभी इन जेट स्ट्रीम यानी अधोमुखी संचरण के कारण जेट स्ट्रीम के द्वारा कुछ आर्द्रता समताप मंडल में प्रवाहित कर दी जाती है तो वहाँ भी पक्षाभ मेघों का निर्माण होता है। धन्यवाद।